नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 12 हिंदी का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12, पाठ का नाम बाजार दर्शन, लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार। लेखक परिचय। जन्म सन 1905, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म कब हुआ? 1905 में हुआ। कहाँ हुआ? अलीगढ़ में हुआ। अलीगढ़ कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इनका क्या है? ये उपन्यास। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं इनके। अब है प्रमुख पुरस्कार। इनको किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया? नंबर 1 साहित्य अकादमी पुरस्कार, नंबर 2 भारत भारती सम्मान, नंबर 3 भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। तो इन सभी पुरस्कारों से क्या है? इनको पुरस्कृत किया गया। निधन अर्थात मृत्यु सन 1990 में। तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1990 में हुई। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक है। तो हिंदी में क्या है? प्रेमचंद का नाम बहुत ज्यादा फेमस है। उनके बाद यदि हम कथाकार के रूप में देखते हैं तो जैनेन्द्र का ही नाम आता है और यह बहुत फैला हुआ है। यह एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा के रूप में प्रवर्तक है। और ये जो जैनेन्द्र जी हैं वह क्या है? सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा के रूप में जाने जाते हैं और उसी के प्रवर्तक हैं। परख, सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। पहले इन्होंने परख लिखा, फिर सुनीता लिखा, इसके बाद उनको जो प्रसिद्धि मिली 1937 में प्रकाशित जो त्यागपत्र है। तो त्यागपत्र ने क्या है? इन्हें एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार बना दिया और उसी के कारण इनको प्रतिष्ठा मिली। खेल, पाजेब, अपना अपना भाग्य जैसी कहानियों को भी मान्यता मिली। और जो कहानियां इनकी प्रसिद्ध हुई जैसे खेल, पाजेब और अपना अपना भाग्य, इनके कारण भी क्या इनको प्रसिद्धि मिली और इन कहानियों को भी मान्यता दी गई। अब है पाठ का सारांश। लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज लेने गए, परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर पत्नी को दोषी बताया। पैसा पावर है, मकान, बैंक बैलेंस इसको प्रदर्शित करने के लिए है। तो इस कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि लेखक क्या है? अपनी मित्र की एक कहानी बताता है। उस कहानी में क्या होता है कि एक बार वो क्या है? बाजार में मामूली चीजें लेने के लिए जाते, साधारण जो चीजें होती हैं, और जैसे ही वो वापस आते हैं तो बहुत सारा सामान लेकर रखते हैं, लौटते हैं। तो लेखक के पूछने पर वो कहते हैं कि जो मेरी पत्नी है, इस पत्नी के कारण क्या है इतना सारा सामान मुझे लेना पड़ा। और उसको मैं बताती कि पैसा पावर है, मकान है, बैंक बैलेंस, इन सब के कारण क्या है इतना सारा सामान लेना पड़ा। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया और बाद में उसके मित्र ने बताया कि जितना पैसा मैं लेके गया था तो सारा पैसा क्या है? खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, ना कि जरूरत की। बाद में मित्र के बारे में बताते हुए कहते कि मित्र कहता है कि मेरे को जो जरूरत थी उसके हिसाब से सामान नहीं आया, बल्कि खरीदते गए, इस कारण से इतना सारा सामान आ गया, जरूरत के हिसाब से नहीं आया है। लेखक कहता है कि फालतू चीज की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। बाद में लेखक बताता है कि जो हम फालतू चीजें खरीदते हैं
तो फालतू चीजें खरीदने का जो प्रमुख कारण होता है वह जो बाजार का आकर्षण होता है वो हमें क्या है आकर्षित करता है। इस कारण से हम क्या है उस आकर्षण के कारण फालतू चीजें भी खरीद लेते हैं। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया। जो बाजार दर्शन है उसको मित्र ने क्या है एक शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। आगे लेखक कहता है कि ये इस प्रकार का सजा होता है बाजार कि इसमें जो बेहया होता है वही बस नहीं फंसता। बाजार अपने रूप व जाल में सबको उलझाता है, इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक है। आगे लेखक कहता है कि बाजार अपने रूप जाल में सबको ऐसे उलझा देता है कि जो भी क्या उस वस्तु को देखता है और उसको खरीदना चाहता है, और इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं कि मतलब वो बुलाता नहीं, आग्रह नहीं करता कि आओ और मुझे खरीदो। और ऊंचे बाजार का जो आमंत्रण वह कैसा होता है मूक होता है कि हम वस्तु देखते हैं, चीज देखते हैं और हम स्वतः क्या है उस चीज को खरीद लेते हैं। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से मानव सदा के लिए बेकार हो जाता है। आगे बता रहे हैं कि जिसमें संतोष नहीं होता, तृष्णा होती, ईर्ष्या होती, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह क्या है हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर को बाजार गया परंतु खाली हाथ आया। आगे लेखक कहता है कि मेरा जो दूसरा मित्र है वह क्या है दोपहर के समय बाजार गया परंतु वह क्या है खाली हाथ लौटा। पूछने पर उसने बताया सब था पर कुछ भी ना ले पाया। जब लेखक ने पूछा कि अरे तुम कुछ लेकर नहीं आए तो उसने कहा बाजार में तो सब कुछ था परंतु मैं कुछ ला नहीं पाया। एक वस्तु लेना तो दूसरी छोड़ना। उसके मित्र ने बताया कि एक वस्तु लो तो उसके लिए हमें क्या दूसरी वस्तु को छोड़ना पड़ रहा था। अपनी चाह का पता नहीं तो सब चाह घेर लेती हैं। आगे बता रहे कि यदि हमें क्या है अपनी चाह का इच्छा का पता नहीं होता तो जो दूसरी सब इच्छाएं होती वह क्या करती हैं हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार रूप का जादू है, यह तभी असर करता है जब जेब भरी व मन खाली हो। आगे बताते हैं कि जो बाजार होता है वह क्या है एक प्रकार का जादू होता है, और ये जो जादू होता है यह हमारे ऊपर तभी प्रभाव डालता है जब हमारी क्या जेब भरी हो और मन कैसा हो खाली हो। यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। आगे बताया है लेखक ने कि जब हमारा मन और जेब दोनों ही खाली हो तो भी क्या है ये हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। खाली मन को बाजार निमंत्रण देता है, सब चीजें खरीदने का मन करता है। और जो बाजार दर्शन होता है, बाजार जब हम जाते हैं तो जो बाजार होता है वह क्या है खाली मन को बुलाता है और सब चीजें खरीदने का हमारा जो मन है वह करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीजें आराम नहीं खलल ही डालती प्रतीत होती हैं। आगे बता रहे हैं जैसे ही हमारा जो बाजार का जादू है वो उतरता है तो जो फैंसी चीजें होती हैं तो वो चीजें क्या है हमें आराम नहीं देती बल्कि हमें क्या है दखल डालती है। हमने ये क्यों खरीद ली, फालतू पैसे क्यों डाल दिए। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है और इससे क्या है स्वाभिमान जो और अभिमान है वह दोनों ही बढ़ते हैं। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली ना रखो। आगे बताया कि बाजार के जादू से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि जब भी हम बाजार जाते हैं तो बाजार जाते समय हमें क्या है अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा। आगे बताया कि यदि मन में हम कोई लक्ष्य लेकर जाते हैं तो जो बाजार है वह बाजार ही हमें क्या करेगा आनंद प्रदान करेगा। वह आपसे कृतार्थ होगा और वह बाजार क्या है आपसे ही कृतार्थ हो जाएगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। आगे बताए कि जो बाजार है तो बाजार की जो असली कृतार्थता है वो क्या है आवश्यकता के समय काम आना, कि हमें आवश्यक कोई चीज चाहिए और हम बाजार गए और हमें वो चीज मिल गई। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है। यहाँ पे मन खाली करना जो शब्द आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मन को बंद कर दो, तो मन बंद करना नहीं है।
शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। वो जो शून्य होना, खाली होना, बंद होना, तो शून्य क्या है? शून्य होने का जो अधिकार है वह सिर्फ ईश्वर को है, परमात्मा को है, जो क्या है? सनातन भाव से क्या है? अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है और जो मनुष्य है वह कैसा है? अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। यहाँ पे बताया है कि जो मनुष्य होता है तो मनुष्य क्या अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनका निरोध नहीं कर सकता। उसके अंदर क्या है? लोभ भरा होता है, तो लोभ को जीतना नहीं है, वो अपने लोभ को नहीं जीत सकता, बल्कि क्या है? लोभ की जीत हो जाती है, क्योंकि जो हमारा मन है किसी चीज पर आकर्षित हो गया, हमारे अंदर लोभ आ जाता है कि इस चीज को लेना है, तो हमारी इच्छाओं में जो लोभ है वही क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। मन को बलपूर्वक रोकना हठ योग है। यदि हम मन को बलपूर्वक जबरदस्ती रोकते हैं तो वह क्या कहलाता है? हठ योग कहलाता है। मन की भी सुननी चाहिए। लेखक कहता है हमें क्या है? कभी कभी मन की भी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। जो हमारा मन होता है कभी कभी वह मन भी क्या है? उद्देश्यपूर्ण बातें कह जाता है। मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। जो मनमानापन होता है हमारे अंदर उसको छूट नहीं देनी चाहिए। एक भगत जी चूरन बेचते थे, उनका सरनाम चूरन था। एक भगत जी थे, उनके बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं वो क्या करते थे? चूरन बेचते थे, और उनका जो सरनाम पड़ गया था वो क्या था? चूरन। वे प्रतिदिन 6 आने का चूरन बेचते तथा ना वो चूरन थोक व्यापारी व पेशगी ऑर्डर लेते थे। आगे उन्हीं के बारे में बताते हुए लेखक कह रहे हैं कि वे प्रतिदिन क्या करते थे? 6 आने होती हैं, उस 6 आने का चूरन बेचते थे और उनसे थोक व्यापारी पेशगी चूरन का ऑर्डर देते थे तो वो नहीं लेते थे। बचा हुआ चूरन बच्चों को बांटकर सदा स्वस्थ रहते थे। आगे बता रहे हैं कि उनके पास उस 6 आने का चूरन बेचने के बाद जितना चूरन बचता था तो वो जो बच्चे खेलते रहते थे उन बच्चों को दे दिया करते थे और देने के बाद स्वयं स्वस्थ रहते थे। व्यक्ति पैसे के कारण अपने को कोसता है, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि व्यक्ति क्या है? पैसे के कारण क्या करता है? अपने आप को कोसता है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ऐसे हैं, परंतु यह व्यंग जो चूरन बेचने वाला था उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। लेखक कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। लेखक कहता है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। आगे लेखक कहता है कि जहां पर क्या है? तृष्णाएं होती हैं, इकट्ठा करने की स्पृहा होती है, और वहां क्या? उस बल का बीज नहीं है। कहां पर? जो व्यक्ति चूरन बेचने वाला था उसके अंदर। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। आगे लेखक कहते हैं कि इकट्ठा करने की जो तृष्णा होती है और वैभव की जो चाह होती है उसमें व्यक्ति की क्या है? निर्बलता ही प्रमाणित होती है कि व्यक्ति कितना निर्बल है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। आगे लेखक कहते हैं कि वह क्या है? मनुष्य के ऊपर तो धन की और जो चेतन है, आत्मा है, उसके ऊपर जड़ की ही विजय प्राप्त होती है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। आगे लेखक बताते हैं कि एक बार क्या होता है कि बाजार में का जो चौक है उस बाजार के चौक में भगत जी उनको मिल जाते हैं और भगत जी मिलते हैं तो दोनों में राम राम हो जाती है। उनकी आंखें खुली थीं, वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे। आगे लेखक बता रहा है कि उनकी आंखें क्या है? खुली हुई थी और वे सभी से क्या है? बात करते हुए आगे जा रहे थे। लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। आगे लेखक कह रहे हैं कि वो क्या है? ना तो भौचक्के थे और ना ही किसी प्रकार से लाचार थे। बाजार में बहुत सी चीजें थी परंतु उन्हें अपनी मतलब की चीज ली।
आगे लिख के बताया कि बाजार में बहुत सारी चीजें थी, परंतु उन्होंने क्या है अपने मतलब की चीज ली और आगे बढ़ गए। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है। तो लेखक यहाँ पर मानते हैं कि बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे सकता है जो क्या है अपने स्वयं की जरूरत को जानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं, वे ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। आगे लेखक कहता है कि मतलब जो सिर्फ क्या है खरीदते जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या है एक प्रकार का व्यंग कर जाते उस बाजार पर। ना तो वो क्या है स्वयं उस बाजार से लाभ उठाते हैं और ना ही क्या है बाजार को सच्चा लाभ देते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं और ऐसे लोग ही क्या करते हैं जो बाजार का बाजारूपन होता है उसको बढ़ा देते हैं। ये बाजार सद्भाव घटाता है तथा कपट बढ़ाता है। और जो ये बाजार है वह कैसा है कि इसमें क्या है सद्भाव तो घटता जाता है और जो कपटपन है वह क्या होता है बढ़ता जाता है। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं और जब क्या सामान बिकने लगता है तो वो जो बेचने वाले होते हैं वो भी क्या सोचते हैं कि एक दूसरे को ठग लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या है बेच दी जाए। तो इस प्रकार से ठगने की घात लगाए हुए रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं शोषण होता और ऐसे जो बाजार होते हैं वहां पर व्यापार नहीं होता बल्कि क्या है एक प्रकार का शोषण ही होता है। कपट सफल हो जाता है। बाजार मानवता के लिए विडंबना है जो ऐसे बाजार का पोषण करता है। और ऐसे में क्या होता है कि जो कपट है वह कपट क्या है सफल हो जाता है और बाजार क्या है मानव के लिए एक विडंबना बन जाती है जो ऐसे बाजार का पोषण करते हैं उनके लिए। जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। आगे बाजार के बारे में ये बताती हुई क्या कहा है कि जो क्या है उसका अर्थात बाजार का क्या है शास्त्र बना हुआ है वह क्या हो गया अर्थशास्त्र सरासर औंधा है और वह मायावी शास्त्र है और वह अर्थशास्त्र क्या है अनीति शास्त्र है। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर पाठ के 7। प्रश्न नंबर 1, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। इसका उत्तर है जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति फिजूल की खरीदारी करता है। वह उस सामान को खरीद लेता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती। वास्तव में जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान खत्म कर देता है। तो यहाँ पे जादू के बारे में बताया कि जो बाजार का जादू है वह क्या होता है चढ़ता है और व्यक्ति जैसे ही वो बाजार का जादू चढ़ता है तो लोग क्या करते हैं उसमें फिजूल की जो खरीदी होती है उसको कर लेते हैं और उस सामान को खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें क्या है आवश्यकता नहीं होती है। और वास्तव में क्या जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान करना खत्म कर देता समाप्त कर देता है। लेकिन जब यह जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उन्हें मूर्ख बनाया है और जैसे ही ये जादू उनके ऊपर से उतर जाता है तो उनको बाद में समझ में आता है कि इस चकाचौंध ने हमें क्या कर दिया है मूर्ख बना दिया है। जादू के उतरने पर वह केवल आवश्यकता का ही सामान खरीदता है और जैसे ही उसके अंदर से जादू उतर जाता है बाजार का तो वो क्या करता है आवश्यकता की जो चीजें होती हैं उनको ही खरीदता है ताकि उसका पालन पोषण हो सके। प्रश्न नंबर 2, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। इसका उत्तर है बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर आता है कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है, क्योंकि भगत जी पर क्या है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस कारण से यहाँ पर यह पहलू आता है हमारे सामने कि उनके मन पर क्या है उनका पूरा नियंत्रण है।
वे चौक बाजार में आंखें खोल कर चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई वस्तु दिख रही है वो उनको देख नहीं रहे, देखते हुए चल रहे हैं। बाजार की चकाचौंध उन्हें भौचक्का नहीं करती। उसके बाद भी क्या है, जो बाजार की चकाचौंध है उन्हें क्या है, भौचक्का नहीं बनाती। उनका मन भरा हुआ होता है, अतः बाजार का जादू उन्हें बांध नहीं पाता। आगे बताने को उनका जो मन है वह पहले से ही भरा हुआ है, इस कारण से जो बाजार का जादू है वह क्या है, उनको नहीं बांध पाता। उनका मन अनावश्यक वस्तुओं के लिए विद्रोह नहीं करता, और इनका जो मन है भगत जी का वह क्या है, अनावश्यक जो वस्तुएं होती हैं उसके लिए विद्रोह भी नहीं करता। उनकी जरूरत निश्चित है, उन्हें जीरा व काला नमक खरीदना होता है। वे केवल पंसारी की दुकान पर रुककर अपना सामान खरीदते हैं। आगे बता रहे हैं कि उनकी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं, वो भी क्या है, निश्चित हैं। उन्हें क्या जीरा व काला नमक खरीदना था, तो वो पंसारी की दुकान पे गए और वहां पर उन्होंने क्या है, जीरा और काला नमक खरीदा और आ गए। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। लेखक का मानना है कि ऐसे ही व्यक्ति क्या है, बाजार को सार्थकता देते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति क्या है, समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जीवनचर्या संतुलित होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो जीवनचर्या है वह कैसी है, संतुलित है। इस कारण से ये क्या है, समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? इसका उत्तर है, बाजारूपन से तात्पर्य है कि बाजार की चकाचौंध में खो जाना। बाजारूपन का यहाँ पर मतलब निकाला है कि बाजार की जो चकाचौंध होती है उसमें खो जाना, केवल बाजार पर ही निर्भर रहना। और ऐसे व्यक्ति क्या है, जब चकाचौंध में पड़ जाते हैं तो वह क्या है, सिर्फ बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। वे व्यक्ति ऐसे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो हर वह सामान खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। और ऐसे व्यक्ति क्या है, चकाचौंध के कारण जो वस्तु उन्हें नहीं खरीदनी रहती उन वस्तुओं को भी क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। बेफिजूल में सामान खरीदते रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, व्यर्थ में ही सामान खरीदते रहते हैं, अर्थात वे अपना धन और समय नष्ट करते हैं। इस प्रकार से वे क्या है, अपना धन और समय दोनों ही फिजूल खर्च में बर्बाद करते हैं। लेखक कहता है कि बाजार की सार्थकता तो केवल जरूरत का सामान खरीदने में ही है, तभी हमें लाभ होगा। लेखक का मानना है कि हम बाजार जाते हैं और बाजार में जो हम बाजार को सार्थक तभी दे सकते हैं जब हमें क्या है, जो हमारी आवश्यकता की चीजें हैं हमें उन्हें ही खरीदना चाहिए, और तभी क्या है, हमें भी लाभ होगा और जो बाजार है उसको भी एक सार्थकता मिलेगी। प्रश्न नंबर 4, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? इसका उत्तर है, यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है कि ग्राहक को क्या चाहिए। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि खरीदार औरत है या मर्द, वह हिंदू है या मुसलमान, उसकी जाति क्या है या वह किस क्षेत्र विशेष से है। बाजार में उसी को महत्व मिलता है जो अधिक खरीद सकता है। आगे बता रहे हैं कि जो हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में ये नहीं देखा जाता है कि खरीदने के लिए औरत आ रही है कि पुरुष आ रहा है, हिंदू आ रहा है या मुसलमान आ रहा है, कौन सी जाति का है, कौन से गांव से आया, कौन से शहर से आया है, इन सबको महत्व नहीं मिलता। महत्व किसको मिलता है, जो क्या है, वस्तुओं को खरीदता है। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक होता है और बाजार में क्या होता है, हर व्यक्ति ही ग्राहक होता है। इस लिहाज से यह एक प्रकार से सामाजिक समता की ही रचना कर रहा है। इस प्रकार से
या इस लिहाज से यह क्या है, एक प्रकार से जो सामाजिक समता है उसकी ही क्या है, रचना कर रहा है। आज जीवन के हर क्षेत्र, नौकरी, राजनीति, धर्म, आवास आदि में भेदभाव है। ऐसे में बाजार हर एक को समान मानता है। फिर यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि आज हम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हम चले जाएं, राजनीति के क्षेत्र में चले जाएं, धर्म के क्षेत्र में चले जाएं, आवास आदि के क्षेत्र में चले जाएं, तो सभी जगह आपको क्या भेदभाव देखने को मिलता है। परंतु इतना होने पर भी यदि हम बाजार चले जाते हैं तो बाजार में क्या है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि बाजार का उद्देश्य सामान बेचना है। और यहाँ पर भेदभाव क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि जो बाजार है उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी वस्तुओं को बेचना है। इस कारण से यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 5, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें का जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होगा। खा, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो का उत्तर है, समाज में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। निठारी कांड में पैसे की ताकत साफ दिखाई देती है। गरीब बच्चों को मारकर दुख सताने वाले के खिलाफ मुकदमा भी नहीं चलाया गया। तो आगे यहाँ पर बताए कि जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर उसका ही प्रसंग लिया है कि यहाँ पर एक घटना हुई थी निठारी कांड। तो उसमें क्या है, पैसे की ताकत के कारण एक गरीब बच्चा को मारकर उसको दुख दिया गया, उसको सताया गया। उसके बाद भी क्या है, उस पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चला। तो ये क्या है, पैसा की शक्ति का परिचायक हो गया। अब दूसरा है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। समाज में अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जहां पैसे की शक्ति काम नहीं आती। जेसिका लाल हत्याकांड में अपराधी को अपार धन खर्च करने के बाद भी सजा मिली। मतलब उसने बहुत पैसा पानी की तरह लुटाया, उसके बाद भी क्या है, जो अपराधी था उसको सजा दी गई। तो यहाँ पर क्या है, जो पैसे की शक्ति वह काम नहीं आई। तो इस प्रकार के अन्य प्रसंग और भी हैं। अब है पाठ के आसपास से प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। का, मन खाली हो। खा, मन खाली ना हो। गा, मन बंद हो। घा, मन में नकार हो। उत्तर, कई बार तो मन करता है कि बाजार जाकर इस उपभोक्तावादी संस्कृति के अंग बन जाएं, सारा सामान खरीद ले ताकि बाजार बाद का प्रभाव हम पर भी पड़ सके। ये हो गया आपका मन खाली हो, तब हमारा क्या है, ऐसा मन करता है। अब मन खाली ना हो, लेकिन कभी कभी मन बिल्कुल खाली नहीं होता, तब उस पर एक प्रकार का प्रभाव पड़ा रहता है। वह कुछ नहीं चाहता कि कुछ खरीदा जाए, और उसका मन नहीं होता तो वो सोचता ही नहीं है कि मेरे को कोई चीज खरीदनी है। फिर है मन बंद हो। तो कई बार ऐसी भी स्थिति आई है कि मन हर तरह से बंद रहा, अर्थात जो कुछ हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहना चाहता है। जरूरत हो तो ले लिया, वरना नहीं लिया। अगला है मन में नकार हो। मन में नकारने की स्थिति भी रही। बाजार से यह सामान तो लेना ही नहीं, क्योंकि शॉपिंग मॉल में सामान बहुत महंगा मिलता है। वस्तुतः इस स्थिति में मन बाजार वादी संस्कृति का विरोध करता है कि हमें ये चीज बाजार से लेनी ही नहीं है। प्रश्न नंबर 2, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते या मानती हैं। इसका उत्तर है, बाजार दर्शन पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, खाली मन व भरी जेब वाले ग्राहक।
2 खाली मन व खाली जेब वाले ग्राहक। नंबर 3 भरे मन वाले ग्राहक। नंबर 4 मितव्ययी व संयमी ग्राहक। नंबर 5 अपव्ययी व असंयमी ग्राहक। मैं स्वयं को भी मन वाला ग्राहक समझती हूँ, क्योंकि मैं वे ही वस्तुएं बाजार से खरीद कर लाती हूँ जिनकी मुझे क्या है जरूरत होती है, अनावश्यक चीजें नहीं खरीदती हूँ। प्रश्न नंबर 3, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है? इसका उत्तर है आज बाजार मुख्यतः 3 संस्कृतियों में बटा नजर आता है। वास्तव में इन्हीं 3 संस्कृति के बाजार आज पूरे देश में फैले हुए हैं। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार की संस्कृति में बहुत अंतर है। सबसे महंगा मॉल है क्योंकि इसमें ब्रांडेड वस्तुएं बेची जाती हैं, जबकि सामान्य बाजार में स्थानीय सामान मिल जाता है। हाट की संस्कृति निम्न मध्य वर्गीय में बहुत प्रचलित है। हाट मुख्यतः ग्रामीण बाजार संस्कृति में ही है। तो इस प्रकार से इनको क्या 3 भागों में बांट दिया है, मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार की संस्कृति और हाट की संस्कृति। और तीनों की आवश्यकता भी बता दी कि तीनों की किस प्रकार की रहती है। मॉल में क्या ब्रांडेड चीजें मिलती हैं और सामान्य बाजार होता है उसमें सामान्य चीजें मिलती हैं। और जो हाट की संस्कृति होती है तो जो निम्न वर्गीय लोग होते हैं वह के हाट में जाके अपनी जरूरत की चीजें ले आते हैं। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है हम इस विचार से पूर्णतया सहमत हैं कि कभी कभी बाजार में आवश्यक ही शोषण का रूप धारण कर लेती है या आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब ग्राहक अपनी आवश्यकता को बताता है तो दुकानदार उस वस्तु के दाम बढ़ा देता है। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है और हम जाके दुकानदार से कहते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो जो बेचने वाला होता है वो क्या करता है, उस वस्तु के दाम बढ़ा देता है। हाल ही में चीनी के दामों में भारी उछाल आया क्योंकि इसकी कमी का अंदेशा था तथा यह आम आदमी के लिए जरूरी वस्तु थी। तो हाल ही का उदाहरण देखने को मिलता है कि बीच में क्या हुआ, चीनी के दाम, जो शक्कर होती है उसके दाम ज्यादा बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि लोगों को लगा कि अब क्या है, शक्कर महंगी होने वाली तो और इसकी जरूरत भी ज्यादा है, तो लोग वहां पर खरीदने गए तो उसके दाम क्या किए, बढ़ा दिए गए। प्रश्न नंबर 5, स्त्री माया न जोड़े, यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति बस है। वे कौन सी परिस्थितियां होंगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? इसका उत्तर है कबीर जैसे कालजयी कवियों ने माया को स्त्री माना है। यहाँ जैनेन्द्र ने माया शब्द का अर्थ पैसा, रुपया बताया है। लेखक कहता है कि परिस्थितियों के कारण ही स्त्रियां पैसा जोड़ती हैं, वरना पैसा जोड़ना तो वे सीखी ही नहीं है। स्त्रियां कई परिस्थितियों में पैसा जोड़ने पर विवश हो जाती हैं। तो यहाँ पे बताया कि जैनेन्द्र ने कि जो कबीरदास जी ने माया का अर्थ स्त्री से ही माना, परंतु जो जैनेन्द्र है इन्होंने माया शब्द को रुपये पैसे से लिया है। और यहाँ पर स्त्रियों के संदर्भ में बात आई है तो स्त्रियां क्या करती, पैसों को जोड़ती हैं। और क्यों जोड़ती हैं, यही कारण बताया कि किन किन कारणों के कारण स्त्रियां पैसा जोड़ती हैं। नंबर 1 बेटी की शादी के लिए, नंबर 2 बेटी की पढ़ाई के लिए, नंबर 3 गहने आदि बनवाने के लिए, नंबर 4 घर की जरूरत को पूरा करने के लिए, नंबर 5 भविष्य में होने वाले वैवाहिक उत्सवों के लिए। तो इन सभी प्रसंगों में क्या है, जो स्त्रियां होती हैं वह रुपया पैसा इकट्ठा करके रखती हैं।
तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।